सभी साथियों को नमो बुद्धाई। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल और आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे यूजीसी 2026 के नए कानून पर। ये कानून 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई हुआ और 15 जनवरी 2026 से गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी कर दिया गया और तमाम विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया। तो उस दौरान भी हमने इसका समर्थन किया था, लेकिन पिछले 15 दिनों में एक लंबी चर्चा के बाद एक लंबी बहस इस देश के अंदर चल पड़ी है। कुछ समुदाय इसे अपने खिलाफ मान रहे हैं और इसके विपक्ष में तर्क दे रहे हैं कि इसका भविष्य में दुरुपयोग होगा या होने की संभावनाएं हैं। तो हमें जान लेना चाहिए कि जब भी देश के अंदर कोई नया कानून आता है उसका विरोध अवश्य होता है और इस बात की प्रामाणिकता होती है कि ये वास्तव में समाज को बदलने का एक कानून है। आपको याद होगा इस देश के अंदर 1990 में जब मंडल कमीशन आया और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की जब बात हुई तो बहुत बड़ा बवाल काटा गया और एक समुदाय ने उसका भरसक विरोध किया। लेकिन आज वो रिपोर्ट, वो नियम समाज के अंदर बहुत सराहे जाते हैं। 52% जनसंख्या जिन समाज की है उस समाज को 27% आरक्षण देकर चुप कर दिया गया और यह हवाला दिया गया कि संविधान के अंदर आरक्षण की जो सीमा है 50% से ऊपर नहीं की जा सकती है और 27% देने पर भी 49.50% रिजर्वेशन हो चुका था। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात आई, रिजर्वेशन देने की बात, वो सीमाएं न जाने कहाँ भुला दी गई। जब इस देश के अंदर महिलाओं को संसद के अंदर 33% आरक्षण देने की बात उठी और प्रस्ताव लाया गया तो कई बार उस बिल का विरोध किया गया और अंत में 2024 में उसे पास कर दिया गया। इस देश में महिला उत्पीड़न का बिल जो 2008 में लाया गया, उसका देश के तमाम पुरुष वर्ग ने ये कहकर विरोध किया कि महिलाएं इसका दुरुपयोग करेगी और पुरुषों पर अत्याचार होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये बिल अपना काम कर रहा है और इससे महिलाओं का उत्पीड़न रुका है। जब दहेज विरोधी बिल लाया गया तब भी यही कहा गया कि इस देश में महिलाएं पुरुषों को परेशान करने के लिए या महिला वर्ग या यूँ कहें कि पुरुषों को महिलाओं के द्वारा प्रताड़ित किया जा सकेगा, ससुराल पक्ष के द्वारा पुरुष वर पक्ष को प्रताड़ित किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके परिणाम, अच्छे परिणाम हम आज समाज में देख पा रहे हैं। तो विरोध होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इस विरोध को कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, और ये है मूल जो कारण है उस तक पहुंचना जरूरी है। तो हमने इस गजट नोटिफिकेशन को आप भी पढ़ सकते हैं और हमने भी इसे पढ़ा है। आप यूजीसी की साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर डाउनलोड कर सकते हैं और हमने इसको विस्तार से पढ़ा है। उसके बाद ही इस पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तर्क आपकी अपनी जगह हो सकते हैं, संभावनाएं आपकी अपनी जगह हो सकती हैं। आप भय के कारण किसी भी कानून का विरोध नहीं कर सकते और जिस कानून की तारीफ संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और कह चुके हैं कि कोई भी दुनिया की ताकत इसे लागू होने से नहीं रोक सकती है, जिस कानून को लागू करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दृढ़ संकल्प हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि इस कानून को किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता है, तो निश्चित रूप से हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसकी सच्चाई को जानें और समाज को सही दिशा और सही जानकारी देने का प्रयास करें।
जो लोगों के अंदर एक भय का माहौल बनाया जा रहा है वो एक कल्पना है, एक संभावनाएं हैं। और साथियों, दुरुपयोग तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन उसे रोका जा सकता है। केवल संभावना के आधार पर हम किसी भी नए कानून, नए नियमों का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये एक शिक्षित समाज की परिभाषा में नहीं आता है कि पहचान नहीं है। तो आइए आज हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन से कानून हैं और इनको क्यों लाया गया। 2013 के अंदर रोहित वेमुला 2013 के 16 के अंदर 2016 में रोहित वेमुला नाम का एक रिसर्च स्टूडेंट था, जो कि रिसर्च कर रहा था, पीएचडी कर रहा था हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके साथ में जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है और रैगिंग का एक केस बनता है, और इससे प्रताड़ित होकर उसकी स्कॉलरशिप भी रोक दी जाती है जब वो जांच की मांग करता है। और एक ऐसी आर्थिक तंगी में चला जाता है जहां उसका यूनिवर्सिटी में रह करके रिसर्च करना, पढ़ना असंभव हो जाता है और वो सुसाइड कर लेता है। ऐसा ही केस 2019 में पायल तड़वी के साथ होता है, जो मुंबई के BYL नयाल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर थी और अपनी वो डिग्री कर रही थी। उसी दौरान उसके साथ में जातिगत उत्पीड़न होता है और वो भी मौत को अपने गले लगा लेती है। तो दोनों के परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और ये मांग की कि हमारे बच्चों के साथ जो जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, उसे उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार को कोई कठोर कानून बनाने के लिए निर्देश दिए जाएं। और इसी की सुनवाई करते हुए 2019 में हैदराबाद के अंदर भी एक रोहित वेमुला नाम से एक कानून बना था, जिसको वहाँ पर अभी भी अमल में लाया जाता है। इस तरह के उत्पीड़न को, जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए 2013 में पहले से ही कानून बना हुआ है और उसे यहाँ पर स्थगित कर दिया गया और 2026 का कानून लागू कर दिया गया। फिलहाल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 17 मार्च की इस पर सुनवाई की डेट दी है। तब तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है और 2013 के जो कानून चल रहा था पूर्व में, उसी को लागू कर दिया गया है। ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो केस ये था कि इनकी सुनवाई के पश्चात 2022 के 23 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि सरकार एक ऐसी कमेटी बनाए जो ऐसे कठोर कानून बना सके जिससे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या दिव्यांगता के आधार पर किसी का उत्पीड़न न हो सके। अब ये कहना गलत है कि इसमें सिर्फ SC/ST के बच्चों को ही शामिल किया गया है, नहीं। इसके अंदर स्पष्ट कहा गया है SC/ST, OBC, महिला वर्ग, दिव्यांग, और दिव्यांग किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, और EWS जो कैंडिडेट हैं उनके साथ यदि किसी प्रकार उत्पीड़न होता है जातिगत आधार पर या किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए ये प्रयास करेगी, ये कानून काम करेगा। और उसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते सरकार ने एक 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें 17 या 16 मेंबर्स जो सांसद थे वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के थे, 3 सांसद कांग्रेस के थे, जिसमें दिग्विजय सिंह को उनका उस समिति का हेड बनाया गया, जिसके निर्देशन कमेटी ने काम किया, और अन्य दलों के सदस्य थे। और पूर्ण बहुमत से ये बिल तैयार किया गया और ये UGC को भेजा गया, और इसी के निर्देशन में UGC ने एक कानून बनाया जिसे शिक्षा विभाग को भेजा गया, जिसके हेड धर्मेंद्र प्रधान हैं, और उनके हस्ताक्षर के पश्चात ये कानून बन करके सामने आया। लेकिन जैसे ही लागू हुआ तो देश में विद्रोह, एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इसे अपने खिलाफ मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था और न ही इसका ऐसा कोई उद्देश्य है। आइए हम इसकी स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सर्वप्रथम एक सेल बनाई जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसके अंदर सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का, बराबरी का हक देने के अंदर जो भी बाधाएं आ रही हैं
कहीं भेदभाव किसी के साथ हो रहा है जातिगत आधार पर या किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसे रोकने का प्रयास करेगी कमेटी होगी, जो हर कॉलेज हर विश्वविद्यालय के अंदर बनाना अनिवार्य होगा। इस कमेटी के अंदर 10 मेंबर्स होंगे, जिसमें एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक महिला, 2 छात्र होंगे, एक दिव्यांग व्यक्ति होगा, और इसका हेड जो होगा वो वाइस चांसलर होगा या प्रिंसिपल, कॉलेज यदि है तो वहाँ का प्रिंसिपल होगा, उसको हेड बनाया गया है। और जो सदस्य बचे हैं वो किसी भी वर्ग के, जो कि वहाँ के हेड ऑफ डायरेक्टर चाहेंगे, वहाँ के कुलपति की निर्देशन में या प्रिंसिपल की राय के अनुसार वहाँ के प्रोफेसर होंगे। इस तरह एक बड़ी कमेटी होगी। पहले 2013 का जो कानून था वहाँ 1 सदस्य कमेटी थी, उसे बढ़ाकर यहाँ पर 10 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। इसका काम ये होगा कि उस परिसर के अंदर या परिसर के बाहर भी किसी भी छात्र के साथ कॉलेज से जुड़ा हुआ कोई भी छात्र या प्रोफेसर्स एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रशासन यदि किसी प्रकार से कोई जातिगत आधार पर उत्पीड़न करता है या उसके साथ कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो उसके खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है। इसके लिए एक सेल का निर्माण किया गया है और इस सेल 24 घंटे काम करेगी, जहां पर व्यक्ति ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेन कर सकता है, लिखित में भी दे सकता है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी अपनी समस्या को बता सकता है, अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। अब जैसे ही वो छात्र वहाँ पर अपनी कंप्लेन देगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस कमेटी को की मीटिंग आयोजित कराना, बैठक आयोजित करना कंपलसरी है और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसकी बात को सुना जाएगा। और वो कमेटी 15 दिन के अंदर उसकी जो कंप्लेन है उस पर अपना जवाब पेश करेगी अपने प्रिंसिपल को या जो भी वहाँ का संस्था का हेड होगा, उसे वो रिपोर्ट दी जाएगी। और 7 दिन के अंदर ये कमेटी क्या एक्शन लेती है इसकी रिपोर्ट भी हेड ऑफ डायरेक्टर को दी जाएगी, जो प्रिंसिपल होगा या वाइस चांसलर होंगे। इस कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। अगर कोई इससे असंतुष्ट हैं तो इस कमेटी को बदला भी जा सकता है, कुछ लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है, बीच में भी बदला जा सकता है। 2 वर्ष का कार्यकाल होगा और हर वर्ष इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। यूजीसी के अंदर भी एक सेल होगी जो कि इसकी मॉनिटरिंग करेगी कि किस कॉलेज के अंदर, किस विश्वविद्यालय में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कितनी मात्रा में हो रहा है या बिल्कुल समाप्त हो गया है। और इसी आधार पर यदि उसे लगता है कि किसी विश्वविद्यालय में जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही लगातार और नहीं रुक पा रही हैं, तो उस कॉलेज की मान्यता को भी रद्द कर सकता है, उसकी डिग्रियों को भी आपको कैंसिल कर सकता है। और उसके बाद कोई भी कॉलेज अपनी किसी प्रकार डिग्री नहीं करा पाएगा ऑफलाइन, ऑनलाइन और डिस्टेंट कोर्स भी वो नहीं करा पाएगा। तमाम प्रकार की उसकी सुविधाओं को बैन कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने यूजीसी ने राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाई है जो मॉनिटर पूरे देश के जो विश्वविद्यालय उन पर अपनी मॉनिटरिंग करेगी। ईओसी हर महीने कॉलेज को एक रिपोर्ट देगा और कॉलेज में जाति भेदभाव के हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। तो इस प्रकार से सिस्टम काम करेगा। अब भी इसमें यदि हम देखें कि कोई कमियां हैं तो सिर्फ केवल संशय के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर प्रकट यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन किए जा सकें, संशोधन किए जा सकें। केवल हवाई बात करें कि इसका हमारे खिलाफ दुरुपयोग होगा या एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित किया जाएगा, तो ये कोई उचित नहीं है। और इस आधार पर हम इसका विरोध करें कि आगे चलकर इसका दुरुपयोग होगा, ये कदापि उचित नहीं है। सरकार ने नीतियाँ बड़े सोच समझ के बनाई है। वास्तव में इस देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्तमान समय में भी। आप कई ऐसे उदाहरण देख पाएंगे जहाँ पर बच्चों को जाति के देख करके उसके अंक कम कर दिए जाते हैं, उसके रिटर्न में सबसे अधिक नंबर होते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो उनको बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कानून है यूजीसी 2026। अब इसकी जो हेयरिंग मार्च में होगी उसके बाद इसका भविष्य तय होगा कि इसमें लागू होना है या नहीं होना है,
या इस पर किस प्रकार का कुछ संशोधन की आवश्यकता यदि कोर्ट को लगती है तो उस पर संशोधन भी किए जा सकते हैं। लेकिन हमें इसकी का विरोध, इस कानून का विरोध केवल इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि आगे जा कर के या लोग इसका दुरुपयोग उनके खिलाफ करेंगे, एक वर्ग के खिलाफ। ऐसा कभी नहीं होगा। अब इसमें एक समस्या ये भी आ रही है कि जो कानून बना है बहुत अच्छा है, लेकिन आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में ये लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि यूजीसी में के अंडर में जो एकेडमिक कॉलेज आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल के, पीजी और यूजी लेवल के, वहाँ पर इसे लागू किया गया है। आईआईटी को, एनआईटी को इसके परिसीमा से बाहर रखा गया है। जबकि इस कानून की जो पहुँच है उन कॉलेजेस तक भी होना चाहिए, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी आईआईटी है, आईआईएम है, एनआईटी है, इन सब के अंदर इसको समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि वो भी भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा है और वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और अभी देखने का आया था कि बड़ी मात्रा में आईआईटी से भी बच्चों ने अपने एडमिशन को रिकॉल कर लिया है, वापस कर लिया है। मतलब वहाँ से भी उन्होंने आईआईटी जैसी एजुकेशन सेंटर में एडमिशन होने की बाद भी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है। और उसके क्या कारण हैं, इसकी गहराई तक जाने की सरकार को आवश्यकता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छा कानून है, सरकार लेके आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। और हम इसको तथ्यों के आधार पर पढ़ें, समझें और समझ करके समाज को समझाने का प्रयास करें। और इस प्रकार के कानून देश की तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जितनी भी एजुकेशन से संबंधित संस्थान हैं वहाँ पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। सभी को धन्यवाद।